आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहां की संख्या 45% थी, आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। सूर्या हंसा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ, वो भी आप सबके सामने है। बोलो, सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? हूल दिवस के अवसर पर जब हमारे सिद्धो कान्हों को लोग वहां पर उनको आदर देने के लिए गए और हमारे चंपई स्वामी जी, चंपई सोरेन जी भी थे उसमें, तो उस पर लाठी चार्ज कराने का काम, यानी हमारे सिद्धो कान्हों के स्थान को भी इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाते हुए उनके प्रति जो आस्था थी उसको कुंठित करने का प्रयास अगर किया तो वो हेमंत सरकार ने किया। ये सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सब पर सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है। मुख्यमंत्री का पीए, पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वह आज शराब के घोटाले में जेल में बंद है। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कैसा चल रहा हो। हेमंत सोरेन साहब की सरकार का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं तो यही कहूंगा कि अब इस जेएमएम से मुक्ति मोर्चा कराने की आवश्यकता है, इससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। ये झारखंड की आवाज। भारत माता की, भारत माता की, बाबा बैद्यनाथ धाम की, बाबा बैद्यनाथ धाम की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी, भारत सरकार में मंत्री और संसद में हमारे साथ काम कर रही बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी श्री निशिकांत दुबे जी, राज्यसभा में मेरे साथी और पूर्व अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री कर्मवीर जी, पूर्व में हमारे एमपी रहे सुनील सोरेन जी, सुनील सिंह जी, आदरणीय पशुपतिनाथ जी, हमारे पूर्व झारखंड के अध्यक्ष श्री यदुनाथ पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय जी, अभय कांत प्रसाद जी, हमारे अनंत ओझा जी, बाल मुकुंद सहाय जी, ढूलू महतो जी, जो धनबाद के हमारे सांसद मनीष जायसवाल जी, नवीन जायसवाल जी, मनोज सिंह जी, और गुमला से जुड़े हुए हमारे समीर उरांव जी, सुदर्शन भगत जी, विनय लाल जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां, और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, शक्तिपीठ बाबा बैद्यनाथ धाम में आने का सौभाग्य मिला और सुबह सुबह वहां दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। और आज
इस कार्यालय के उद्घाटन के माध्यम से आप सब देव दुर्लभ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ भी मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय जोहार। मित्रों, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। अभी उनको हमने पुष्पांजलि दी और उनको हमने याद किया। वह महान आत्मा जो भारत रत्न से सुसज्जित हुए, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के आजादी के पश्चात राजनीति को, आर्थिक शास्त्र को, सामाजिक न्याय को एक नए रूप में इस देश के सामने रखा और उसे संविधान में संजोने का प्रयास किया। ऐसे महान नेता, उन्होंने न ही सिर्फ संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान को लिखने में अपना योगदान किया, बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक जटिल समस्याएं, उनका समाधान भी उन्होंने संविधान में, उनके संविधान के बारे में भी चर्चा करके उसका स्थान देने का काम किया। ऐसे हमारे महान विभूति को आज जहां हम श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस महान विभूति का तिरस्कार किया, अपमान किया और जो उनको समाज में स्थान देश के तरफ से मिलना चाहिए था, वह स्थान देने में कांग्रेस ने हमेशा कुताही की। हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए जब मैं उनकी चर्चा करता हूं कि जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता और समता के साथ साथ ममता और ममता को जोड़कर समरसता, इसको समाज में स्थापित करने का काम किया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर गैजेटेड हॉलिडे देकर के सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बढ़ाया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी, लेकिन उनको भारत रत्न से नवाजा गया 36 साल बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ऐसे आत्मा को, जिन्होंने भारत के संविधान की रचयिता के रूप में हम जानते हैं, उनको आज जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो वहीं उस भारत रत्न ने जो संविधान में हम सबको जो ताकत दी है, उसको भी हम आज के दिन याद करते हैं। मित्रों, आज मुझे कार्यालय के उद्घाटन का सौभाग्य मिला और यहीं से ऑनलाइन गुमला के कार्यकर्ताओं से मिलने का भी सौभाग्य मिला और गुमला के कार्यकर्ता का भी श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, यह कार्यालय जो हम देख रहे हैं, ये संथाल परगना के प्रमंडल में जो बने हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस कार्यालय के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मुझे याद है, मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था। 2014 में मई महीने में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उनका हमने स्वागत 11 अशोक रोड, नई दिल्ली में बतौर पार्टी की तरफ से उनका स्वागत हमने किया था। वो कार्यालय आए थे, उन्होंने हम लोगों से चर्चा की और कहा कि आपने इस कार्यालय को तो अच्छा बनाया है,
लेकिन यह कार्यालय सरकारी भवन में है। क्या हम अपना कार्यालय नहीं बना सकते? क्या हमें अपना कार्यालय नहीं बनाना चाहिए? उस समय मैं और उस समय के महामंत्री अमित शाह दोनों उनके पास बैठे थे और हम लोगों ने कहा कि हम इस पर जरूर विचार करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आगे चल करके अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने संकल्प लिया कि देश का कोई भी ऐसा जिला नहीं रहेगा जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित और मॉडर्न तरीके से कार्यालय हम हर जिले में बनाएंगे। इस बात का हमने संकल्प लिया और उस समय यह तय हुआ कि हम 787 कार्यालयों का निर्माण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 615 कार्यालय बन चुके हैं और आज 2 कार्यालय जुड़ गए, देवघर और गुमला। 617 कार्यालय बन गए हैं। इस बात को हमको आपसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और यह कार्यालय नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। अगले 50 साल पार्टी को किस तरीके से चलना है, उसके लिए पार्टी की सुविधाएं कार्यकर्ता के माध्यम से क्या हो सकती हैं, उसका विचार किया गया है। रिसर्च सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, मीडिया सेंटर, सोशल मीडिया सेंटर, हमारे रिसर्च के माध्यम से किस तरीके से हम आम आदमी को सुखी रख सकें, ताकतवर रख सकें, उसका सशक्तिकरण कर सकें, यह सब चीजों की जानकारियों के लिए यहां इस कार्यालय में व्यवस्था की गई। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा, यह कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय संस्कार देने की जगह है, यह संस्कारों का माध्यम है और यह कार्यालय आम गरीब आदमी के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, उसको आगे लाना है। इसको हमको ध्यान में रखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप, ये ढांचा तो बन गया लेकिन इसको जान फूंकने का काम हमारे ये सामने बैठे कार्यकर्ता करेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे, यह हम जरूर कहना चाहते हैं। मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो मुझे समझाया जाता था कि 5 क होते हैं, यही 5 क किसी का को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूछता था वो 5 क्या हैं? तो सबसे पहला कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता होगा तब जाकर के काम होगा। कार्यकर्ता को पार्टी के अंदर कार्यकारिणी होनी चाहिए, कार्यकारिणी के साथ साथ कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम को होने के लिए कोष होना चाहिए और कोष के साथ साथ कार्य को रूप देने के लिए कार्यालय होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास आप जैसा योद्धा कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे कोष भी हैं और इसके साथ साथ कार्यक्रम भी हैं और आज आपको कार्यालय भी मिला। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सब लोग राजनीति को लंबे समय से समझ रहे हैं, आप लोगों ने राजनीति को भी लंबे समय से देखा है। मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की जो रिवायत थी, जो राजनीति का ढर्रा था, जो राजनीति की सोच थी, जो राजनीति के काम करने का तरीका था, उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस रवायत को, उस संस्कृति को, उस ढर्रे को, उस कार्य करने के तरीके को बिल्कुल बदल डाला है और एक नई राजनीति को उन्होंने खड़ा किया है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आप कहेंगे क्या किया, कैसे किया? आप याद करो, कांग्रेस की राजनीति क्या थी? कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो,
खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। यह तुष्टीकरण की राजनीति, यह जातिवाद की राजनीति, यह इलाकेवाद की राजनीति, यह भाई भतीजावाद की राजनीति, यह वंशवाद की राजनीति, यह सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो तब से राजनीति का ढर्रा, रिवायत, संस्कृति, कार्य करने का तरीका बदल डाला। और क्या बदला? अब बन गया भारत की राजनीति रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, काम की राजनीति। काम किया है, काम करेंगे, काम के आधार पर जनता का साथ लेंगे और उनका विकास करेंगे। विकास की राजनीति, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, जवाबदेह सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करना, यह मोदी जी ने आज कार्यकर्ता को ही नहीं, राजनीति को ही नहीं, जनता को भी समझा दिया है कि अब जवाबदेही की राजनीति होगी, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति होगी। एक समाज में सबको पिरोएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस बात की राजनीति होगी। और आज राजनीति इसी तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस आपके सामने हमने देखा। अभी अभी बिहार के नतीजे आए हैं, कांग्रेस मूर्छित है, राष्ट्रीय जनता दल को समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो अपने 3 जगह पर जमानत बचा पाई, बाकी सब साफ हो गया। और एक ऐसी पार्टी थी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने चले थे, एक एमएलए भी जीत नहीं पाए। ये मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास और नीतीश कुमार जी के काम पर भरोसा, इसको बिहार की जनता ने मोहर लगा करके भेजा और अप्रत्याशित जीत हासिल कराई। ये आपने देखा है। महाराष्ट्र की जीत हमने देखी, हरियाणा की जीत हमने देखी। ये सारी जीतें किस बात को बता रही हैं? कि अब भारत की राजनीति बदल गई है। अब जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाकर अब राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी तो मोदी जी के कहे अनुसार सेवा की राजनीति होगी और सेवा के माध्यम से जनता की सेवा की जाएगी। इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आप सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप सब लोगों को और हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। बाकी सारी पार्टियों का आप देख लीजिए, आज उनका बिखरना तय है, उनका नीचे जाना तय है। आप कारण मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, अकेली पार्टी है। कोई पार्टी विचारनिष्ठ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आजादी के बाद विचारों में जो डाइल्यूशन आया, जो उनमें गिरावट आई, वो न सेंटर के रहे, न लेफ्ट के रहे, न राइट के रहे, किसी के नहीं रहे। बाकी सारी पार्टियां वंशवाद पार्टियां हो गई और वंशवाद में भी परिवार में झगड़े हो गए, कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, विचारनिष्ठ पार्टी है। 1952 में मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन इस देश में इस विचार के साथ जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे। और वो और कोई नहीं था, भारत का महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। वो पहले अध्यक्ष बने थे।
संस्थापक अध्यक्ष थे। 1952 से लेकर के 2020 तक, 2019 तक लगभग 4 से 5 पीढ़ियां खप गई। एक बार नहीं, अनेकों बार जम्मू कश्मीर गए हम। कभी एकता यात्रा, कभी कोई और यात्रा। एक बार नहीं, अनेकों बार हमने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। एक बार नहीं, अनेकों बार। 5 पीढ़ियां खप गई, 5 पीढ़ियां, लेकिन हमने विचार नहीं छोड़ा। मैंने कहा मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन विचार नहीं छोड़ा और हम लक्ष्य के साथ लगे रहे। जिस दिन भारत की जनता ने हमको ताकत दिया, मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने 5-6 अगस्त को 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना दिया। क्यों? क्योंकि हम विचारनिष्ठ पार्टी थे, हम विचारों से जुड़े थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ने ये विचार लेकर के आगे बढ़ा। हमने इसी तरीके से, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 11 जून 1989 को, 11 जून, आज उस कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो लोग थे, उनमें से आज एक भी इस संसार में आडवाणी जी को छोड़ करके नहीं है। जिन लोगों ने उस समय उस संकल्प को लिया था, क्या था 1989 में 11 जून को? पालमपुर में कहा था कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 में कहा। 3 पीढ़ियां निकल गई। कांग्रेस हमारा मजाक बनाने लगे, रामलला हम आएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी और प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में, हम सबको मालूम है कि 2024 की जनवरी में वहां भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होकर के हम सबके सामने आया। और अभी से 1 हफ्ता पहले वह ध्वज भी वहां लहराया गया, वह भी हम सब लोगों ने देखा है। हम कहते थे कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। 3 तलाक, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है, सीरिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं। इंडोनेशिया में नहीं है, ये सब मुस्लिम देश हैं। लेकिन हमारे देश में 3 तलाक 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी का कानून चलता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको बंद करो, किसी में हिम्मत नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाने का काम किया। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी थे। अभी अभी हमने वक्फ बोर्ड पर बिल ला करके पार्लियामेंट के अंदर, हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं, हम देश के लिए बने हैं। हम किसी का खुश मुंह देखने के लिए और दुख मुंह देखने के लिए नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर के, इस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून का परिवर्तन हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, कोई भी जो हमारे विचारों से जुड़ी हुई बात थी उसको हमने आगे बढ़ाया है। अभी अभी दीपक प्रकाश जी कह रहे थे, सीतामढ़ी में मां जानकी, मां सीता का भव्य मंदिर बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। 890 करोड़ रुपए से वह मंदिर बनेगा और उसकी तैयारी चल रही है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह संबंध है राम और सीता जी का, यह संबंध है अयोध्या और सीतामढ़ी का। इस संबंध को हमको लेकर के आगे बढ़ना है। यह हमारे विचार से जुड़े हुए विषय थे। हम मास बेस्ड पार्टी भी हैं, हम जनता की पार्टी भी हैं। आज 240 हमारे एमपी हैं, आज हमारे 103 राज्यसभा में एमपी हैं, 240 लोकसभा में एमपी हैं, हमारे 1654 एमएलए हैं देश में, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और हमारे को लगभग सैकड़ों के हिसाब से हमारे मेयर और हमारे डिप्टी मेयर
और हमारे काउंसलर्स हजारों के हिसाब से हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे, और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, आज गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, आज महाराष्ट्र में हम 5वीं बार सरकार में हैं, हरियाणा में हमने 3री बार सरकार बना ली है, गोवा में हमने 3री बार सरकार बना ली है, हमने बिहार में गवर्नमेंट रिपीट की है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रिपीट की है, महाराष्ट्र में रिपीट की है, त्रिपुरा में हमने रिपीट की है, उत्तराखंड में हम फिर से आए हैं, मणिपुर में हम दोबारा आए हैं, असम में हम दोबारा आए हैं, तिवारा की तैयारी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 27 साल बाद हमने दिल्ली में भी कमल खिलाया है, दिल्ली में भी हमने कमल खिलाया है। मित्रों, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 14 करोड़ की हमारी मेंबरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप 9 करोड़ है, हम 14 करोड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10 लाख हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आप बोलिए, इतनी बड़ी पार्टी है किसी के पास? जरा जोर से बोलो भाई, है किसी के पास? आप भाग्यशाली हैं कि नहीं है कि आप इस पार्टी के सदस्य हैं? आप भाग्यशाली हैं कि नहीं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? और जैसा अभी अमित शाह ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें अध्यक्ष बनने के लिए किसी विशेष मां के कोख से पैदा नहीं होना पड़ता, बूथ में पैदा होना पड़ता है, और बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी में बनता है। हम कैडर बेस्ड पार्टी की जब हम बात करते हैं तो लगभग 5 लाख बूथों पर हमारी बूथ समितियां हैं और हम सही मायने में उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरीके से बदला है, वह भी हम सबको दिख रहा है। हर तरीके से देखिए, हम आर्थिक जगत में, अर्थ के क्षेत्र में, हमको जब मनमोहन सिंह जो नोटेड इकोनॉमिस्ट थे, जाने माने अर्थशास्त्री थे, तो भारत फ्रेजाइल 5 में था। फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल का मतलब होता है छुई मुई वाला, कब छुई मुई वाला, कब 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 कमजोर हो जाए, कब हाजमा खराब हो जाए, कब तकलीफ हो जाए, फ्रेजाइल 5 में थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और हम 3रे नंबर की तैयारी कर रहे हैं, हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, हाईवेज, रोडवेज, एलिवेटेड रोड, यही देवघर में पहले आया करता था। आज का देवघर में देख रहा हूं तो चंपे, तो हमारे जो प्रोग्राम चल रहे थे वो सारे के सारे रुक गए थे, सारे के सारे रुक गए। और यहां पर निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी किया है वो केंद्र सरकार के आशीर्वाद से यहां एक परिवर्तन ला करके खड़ा किया, यह भी हमको देखने को मिलता है। आज हाईवेज, आपको मैं बताना चाहूंगा, हाईवेज में हम 60% की हमारी बढ़ोतरी है, 60%, 60%। अगर मैं बात करूं इंटरनेट कनेक्शन की, तो हमारा 4 गुना ग्रोथ इंटरनेट कनेक्शन में हुआ है। आप बताओ, गांव-गांव में आज लोग इंटरनेट लेकर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आज गांव-गांव में इन्फ्लुएंसर है कि नहीं है? आप बताइए, सोशल मीडिया लेकर के चलते हैं कि नहीं चलते हैं सब लोग? ये क्यों चलते हैं? इसलिए क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वह 49%, यानी 50 के लगभग प्रतिशत दुनिया का रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। इसलिए आज भारत डिजिटल इंडिया बन गया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, आप देखिए, हमारे पास 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, और 74 एयरपोर्ट आज बढ़कर के
160 एयरपोर्ट हो गए हैं और जिसमें आपका देवघर भी जुड़ गया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आज देवघर से दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, बैंगलोर जाओ, सीधे आपको यहां से फ्लाइट मिलती है। और दुनिया भर के जो हमारे पूजा पाठ करने के लिए आने वाले हमारे भक्त जन हैं, उनको भी यह सुविधा मिल रही है। यह परिवर्तन की नई लहर हमको देखने को मिलता है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज से 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके चेक करके देखो, आपके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है और 99.2% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। ऑटो में, गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल का मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट। हम स्टील में, मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। और इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो एक नई योजना के माध्यम से काम आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव में सड़क पहुंच रही है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारे हाईवेज हैं, कॉरिडोर्स हैं, आज हम अगर बात करें तो उसके लिए अगर देखें तो वाराणसी, रांची, कलकत्ता हाईवे ये भारतमाला के तहत बन रहा है। उसी तरीके से आज यहां 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से गुजर रही हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि 2 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज की, तो देवघर को दूर क्या जाना, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झारखंड को मिला है, तो वो भी देवघर में मिला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 5 मेडिकल कॉलेज हमने पहले दिए थे, अभी 4 नए मेडिकल कॉलेज अभी फिर से, ये कोडरमा, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग और पलामू, ये 4 मेडिकल कॉलेज हमने दे दिए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, 2 मेडिकल कॉलेज चल पड़ेंगे और 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में वह भी झारखंड को दिए हैं। गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी और धनबाद। आप बताइए, कभी सोचा था कि जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि खूंटी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 10 साल पहले 378 मेडिकल कॉलेज थे। आज देश में 820 मेडिकल कॉलेज हैं। 820 मेडिकल कॉलेज। आज 1,28,000 मेडिकल की सीट्स हैं। 1,28,000। पीजी की सीट्स 80,000 है। और अभी भी मोदी जी ने कहा है रुकना नहीं है। 2029 तक तुमको 15,000 सीटें और बढ़ानी है, तुमको 75,000 सीटें और बढ़ानी है। और हमने इसी साल 16,000 सीटें नई बढ़ा दी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हर तरीके से तरक्की करने का काम चला है। आम गरीब आदमी की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, इन सब ने भारत के आम लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल डाली। मैं 2 ही योजनाओं की चर्चा करूंगा आपसे, 2 ही योजनाओं की, बाकी नहीं करूंगा। यहां बैठे हैं सब लोग, सभी एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमएलएज हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 10 साल पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। क्या लिखते थे कि साहब हमारे गांव में गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास होना है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, हमारे उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है।
वो पैसे का इंतजाम करेगा तो जमीन बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। बताइए ये कहानी थी कि नहीं थी? हर एमएलए की ये स्थिति थी कि नहीं थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 42 करोड़ लोगों को, भारत की 40% आबादी, उनको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए हर साल गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से इलाज कराने के लिए दिया और उसकी व्यवस्था की। और आज वो संख्या बढ़ा करके 62 करोड़ कर दी गई है। इस देश में कोई भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर का उम्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी आमदनी का होगा, किसी भी मजहब का होगा, उसको 70 साल से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक 5 लाख रुपए हर साल उसको आयुष्मान वयवंदन योजना में मिलेगा और उसको गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। बताइए ये परिवर्तन है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, परिवर्तन है कि नहीं है? आम आदमी को इसका लाभ मिला कि नहीं मिला? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा बचपन यहीं बिहार में गुजरा है और मैं जब बिहार की बात करता हूं तो झारखंड उस समय बिहार में ही था। मैंने यहाँ की सड़कें घूमी है। मैंने देखा है कि जब शाम को सूर्यास्त होता था तो हमारी बहनें लोटा लेकर के झुंड के झुंड अपने दैनिक जीवन का क्रम के लिए सड़कों के किनारे बैठी मिलती थी। यहां बैठे मंचों पर भी लोगों ने देखा होगा या समझा होगा। वो सूर्योदय और सूर्यास्त की इंतजार करती थी। उनके जीवन में परिवर्तन, आजादी नाम की चीज नहीं थी। उनके जीवन में अगर परिवर्तन कोई लेकर के आया तो वो नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाकर उनको इज्जत घर दिया और इज्जत से जीने का रास्ता दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। 12 करोड़ संख्या जोड़ो, 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बच्चे और माताएं किस तरीके का जीवन व्यतीत करते होंगे। मैं अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आयुष्मान भारत और हमारे स्वच्छ भारत योजना की एक चर्चा की है। मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज आम गरीब लोगों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देकर, 1 किलो दाल देकर के, आज आपको जानकर खुशी होगी कि 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ को दिया है, 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। यह हमारा परिवर्तन आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संभव हुआ है तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और यह संभव हुआ है तो तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार केंद्र में है। इस तरीके से रहा है। मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं विपक्षी दलों के बारे में। कभी कांग्रेस ने कभी आपके हित की बात की है? जरा याद करो, कभी की है आपके हित की बात? कभी की है? कभी उन्होंने आदिवासियों की बात की है हित की? हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली, जिनको हमने भारत का राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको, आदिवासी भाइयों को वह प्रमुख स्थान देने का प्रयास हुआ, उसको कांग्रेस पार्टी उनका उपहास करती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनके बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करती है। यह इनकी सोच है। आप देखिए, कभी आपने देखा कि इन्होंने कभी आदिवासी भाइयों की चर्चा की हो? लेकिन इनसे पूछोगे तो ये घुसपैठियों के तरफदार, घुसपैठियों के वकील बनकर के खड़े होते हैं तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। और जहां तक हमारे हेमंत सोरेन साहब की सरकार का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं तो यही कहूंगा कि अब इस जेएमएम से मुक्ति मोर्चा कराने की आवश्यकता है, इससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। यह झारखंड की आवाज है, यह झारखंड की आवश्यकता है। इन्होंने झारखंड के नाम को बदनाम किया है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, यह झारखंड के मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलाने का अवसर है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि उन्होंने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने धोखा दिया है। मैं पूछना चाहूंगा
बोलो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल गया क्या? जरा जोर से बोलो हमको। मिला? मैं पूछूंगा 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया क्या? मैं पूछना चाहता हूं 15 लाख लोगों को हेल्थ का इंश्योरेंस मिल गया क्या? और मोदी जी का आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और इनका हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या मित्रों? और ये भी हमारे किसान भाइयों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिल गया क्या मित्रों? ये है इनके असली चेहरे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दिखाने के लिए गैस का सिलेंडर, दिखाने के लिए 10 लाख रोजगार, दिखाने के लिए 15 लाख इंश्योरेंस, दिखाने के लिए 3200 प्रति क्विंटल हमारे पैडी के लिए, और खाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सब पर सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। और इन्होंने, इस सरकार ने इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज मर्डर में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल ब्यूरो, जो ब्यूरो रिकॉर्ड है क्राइम का, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो बोलता है दूसरे नंबर पर है मर्डर में, और ऑनर किलिंग में ये पहले नंबर पर है। उसी तरीके से न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 1326 रेप केसेस, 130 डाउरी के केसेस और विच हंटिंग के केसेस ये 2024 में रिपोर्ट हुए। और दूर क्यों जाएं, हम सबको मालूम है सूर्या हंसा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ वो भी आप सबके सामने है। बोलो सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था ना। और उसी तरीके से रामेश्वर मुर्मू जो हमारे सिद्धो कान्हो के वंशज थे, उनका भी मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी हेमंत सरकार ने कराया था कि नहीं कराया था? और ये हूल दिवस के अवसर पर जब हमारे सिद्धो कान्हो को लोग वहां पर उनको आदर देने के लिए गए, और हमारे चंपई स्वामी जी, चंपई सोरेन जी भी थे उसमें, तो उस पर लाठी चार्ज कराने का काम, यानी हमारे सिद्धो कान्हो के स्थान को भी इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाते हुए उनके प्रति जो आस्था थी उसको कुंठित करने का प्रयास अगर किया तो वो हेमंत सरकार ने किया। मैं यहां आया हूं संथाल परगना में, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यहां अवैध घुसपैठ पूरे जोर शोर पर है। बोलो है कि नहीं है? और इसको सरकार का संरक्षण है कि नहीं है? ऐसी सरकार को आगे रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप बताइए। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहां की संख्या 45% थी, आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं कि घुसपैठियों के सहारे, यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है या हमारे आदिवासी भाई, ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज मुझे पिंकी जी मिली थी, पूरा नाम पिंकी मंडल जी मिली थी, गोपीनाथपुर गांव की, पाकुड़ जिले की।
उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से जिला परिषद की सदस्य हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि किस तरीके से वहां घुसपैठिए आकर के उनके खेतों में बम रख जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, ये आजाद भारत में देखा था कभी क्या? और मेरी आवाज ये सरकार सुन रही है तो मैंने गांव का नाम भी लिया है और मैंने नेता का नाम भी लिया है। मैंने इसलिए लिया है कि यह लड़ाई उसकी अकेली लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। इसको हम लड़ करके जीतेंगे, ये हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम लोगों ने तय किया है, जैसा हमारे गृह मंत्री ने कहा है, कि हम ऐसे लोगों को डिटेक्ट करेंगे, घुसपैठियों को, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। और इस काम को करना था तो इसको काम को हेमंत की सरकार ने करना था, वो इस काम में नाकाम रही है। और अब घुसपैठियों के खिलाफ एक आवाज जो हम देख रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, मुझे जानकर दुख हुआ, आप भी सुन रहे होंगे, आजकल जमाई टोला बन रहा है, जमाई पर जमाई टोला बन रहा है। हमारे बांग्लादेशी लोग हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके जमीनों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश चलने देना है क्या? ये जमाई टोला बढ़ने देना है क्या? ये यहां की समस्या है। इसीलिए हमारी संख्या 45 से घट करके 28 पर आकर के खड़ी हो गई है। यह हमने को देखने को मिल रहा है। आज ठेकेदारों से पेमेंट लिया जा रहा है, हेमंत सरकार कमीशन ले रही है, पेमेंट ले रही है। जब पेमेंट देने की बारी आ रही है तो ठन ठन गोपाल, ये कोई सारे काम ठप है। बताइए, मंच पर बैठे लोग को सारे काम रुके हैं कि नहीं रुके हैं? सारे काम ठप हैं कि नहीं है? सारे काम रुक गए कि नहीं रुक गए? ऐसी सरकार को रोक देना है कि नहीं रोकना है? अगर रोकना है तो यहां भी कमल खिलाना होगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। यह हम आपको कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां की स्थिति ऐसी है जो हमने कभी सुना नहीं कि मुख्यमंत्री का पीए, पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वह आज शराब के घोटाले में जेल में बंद है। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कैसा चल रहा होगा। ये सिंडिकेट है, ये कमीशन के साथ चलने वाले लोग हैं, ये सरकारी खजाना को लूटने वाले लोग हैं, ये सरकारी खजाना को अपने घरों में भरने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जितने जल्दी भेज दिया जाए उसका हमको इंतजाम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह पर चुनाव में जीत कर आगे बढ़ रही है, झारखंड अभी रह गया है, आने वाले समय में झारखंड में भी कमल खिलाना है और कमल आप खिलाएंगे, इस बात का विश्वास है। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंत में आपको फिर से कार्यालय की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।